साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम आईसीएमआर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मुझे कवर करना है, जहाँ से डेफिनेटली आईसीएमआर क्वेश्चन डिज़ाइन करता है। तो अभी प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ केमिस्ट्री के पार्ट को और फिजिक्स के जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थे और जहाँ तक मेरी क्षमता थी कि मैं उसको कवर कर सकता था, तो मैंने उसको वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को आपके कवर कर दिया है, तो आपके वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम वापस से बायोलॉजी पे आते हैं और एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या ब्लड सिस्टम कहते हैं, ब्लड फ्लूइड्स कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो कि आपका डिराइव हुआ है, हालांकि अपना देखने देखने का एंगल है। पीएच के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस जो होते हैं वो आईसीएमआर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इवन किसी भी एग्जाम से पहले आपको 4 5 6 पीएच मैंने ऑलरेडी, जो बच्चे फॉलो करते हैं उनको पता है कि सर ने रटाया हुआ है। तो वो पर्टिकुलर पीएच आपको याद हो जाना चाहिए और कुछ हम यहाँ पे ब्लड के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो जैसा कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसानी के साथ इसको यहाँ पे कवर करेंगे, तो आसानी के साथ इसमें बने रहिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड क्या है, तो ब्लड जो होता है वो एक तरीके का आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। चूंकि आपने समझा है कि ये आपका, आपने जब इसको देखा होगा तो ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। Its cells are quite distinct from other connective tissue cells both in the structure and the function। अब चूंकि हम ब्लड को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी सेल्स होंगी, इसकी बाकी जो चीजें हैं वो बाकी किसी और टिश्यू की सेल से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। क्योंकि इसी ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी होगा, प्लेटलेट्स होंगी, दुनिया भर की चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसी वजह से हमें इसे एक सेपरेट अध्ययन करने की आवश्यकता है। द एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल इन द ब्लड इज ए फ्लूइड डिवाइड ऑफ द फाइबर्स। फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स आर जनरली कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो फ्लूइड होते हैं उनके बाहर के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड जो होता है वो हैवियर देन वाटर। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड जो होता है वो हैवियर देन वाटर होता है या विस्कोस कह सकते हो। तो ये हमको याद रखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सोलर मटेरियल इन द ब्लड इज ए स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली अल्कलिन। पीएच जो होता है ब्लड का, पीएच हमेशा आपसे पूछा जाएगा, वो क्या होता है, 7.4 होता है। ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड जो है, इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 7.4 होगा। ठीक है। तो ब्लड का पीएच हमेशा याद रखिएगा 7.4 होता है। एक्वस फ्लूइड जो होता है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा की डिफिनेशंस में जब आप जाएंगे तो प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में एक आपका स्ट्रॉ कलर स्लाइटली एल्कलिन एक्वस फ्लूइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कंपोजिशंस देखना चाहते हैं, तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है इसको डिवाइड किया गया है प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है ये आपका 55% जो पोर्शन होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, 45% रिमेनिंग जो होता है वो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखिएगा। याद करने में समस्या आता है तो प्लाज्मा के स्पेलिंग में पी है और पी से पेंटा होता है। ठीक है। तो पेंटा को 2 बार लिख दीजिएगा तो ये आपका 55% हो जाएगा। इसके बाद ये हमने डिवाइड किया ब्लड सेल्स में, और एक आपकी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स में अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये आपकी ट्रू सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है। ये ट्रू सेल्स नहीं है। ठीक है। ये क्या है, आपकी सेल्स की फ्रेगमेंट होती हैं। एक्चुअली में क्या होता है, सेल्स जब टूट जाती हैं वो जो होती हैं वो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, और इनका मेन जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आप जब ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे तो आपका एरिथ्रोसाइट यानी कि आपका आरबीसी हो जाएगा, ल्यूकोसाइट यानी कि आपका डब्ल्यूबीसी। अब मैं ल्यूकोसाइट्स को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो स्टेनिंग के आधार पर डिवाइड करते हैं। जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, और जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में आपका कौन कौन आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है, बेसोफिल्स आता है, इओस आते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स में जब आप जाएंगे, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं नहीं पाए जाते हैं, और इसको हम दो तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आई होगी। इसके बाद हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स फ्लोट इन द प्लाज्मा, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। ये हमने अभी चर्चा कर लिया है। दे इंक्लूड द ब्लड सेल्स एंड द ब्लड प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आएगा, तो हम क्या आंसर करेंगे, ब्लड की जो आपकी सेल्स होती हैं वो आती हैं और ब्लड की प्लेटलेट्स आती हैं।
ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। ब्लड सर्कुलेशन विद इन द ब्लड वेसल्स इन हायर एनिमल्स में होता है। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ती रहती हैं। आपका जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो ब्लड में वेसल्स होती हैं, उसके अंदर ये सर्कुलेट होती हैं। बट अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स सच एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ एंड एक्वस ह्यूमर अकर आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। जब आप नर्वस सिस्टम में जाते हैं तो वहां पे भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। या अगर आप इंटेस्टिनल कुछ फ्लूइड्स होते हैं, कुछ लिम्फ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो ब्लड के आउटसाइड फ्लूड करती हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लड होता है उसके लिए स्पेसिफिक वेसल्स बनाया गया है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको कोई डाउट आया होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, पीएच याद रखना है 7.4। बहुत अंदर जाके पूछेगा तो क्या कहोगे, स्लाइटली एल्कलिन पीएच होता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। इसके बाद अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा कंटेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। सीरम होता है, एल्बुमिन होता है, सीरम ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। सॉरी, सीरम एल्बुमिन है, सीरम ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है एंड फाइब्रिनोजेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलिन्स में जब आप जाएंगे तो ये अल्फा होती हैं, बीटा होती हैं और गामा होती है, ठीक है। और गामा ग्लोबुलिन, यही गामा ग्लोबुलिन जो होता है ये आपका इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाएगा कि आईजीजी आपकी कौन सी ग्लोबुलिन है, तो हम क्या कहेंगे, गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है। टिश्यू सेल्स में यूटिलाइज प्लाज्मा प्रोटीन फॉर फॉर्मिंग देयर सेलुलर प्रोटीन। एडिशनली एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रिटेन वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा बाय देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट में, ठीक है। एल्बुमिन जो होता है बेसिकली, अगर आप मोटा मोटा जाएंगे तो जो आपका एल्बुमिन होता है ये आपका क्या रोल प्ले करता है, ये आपका रोल प्ले करता है ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेटिव चीज है, बस आपको याद रखना है। ए फॉल इन द प्लाज्मा प्रोटीन लीड टू द मूवमेंट ऑफ एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन आल्सो ट्रांसपोर्ट मैनी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे थायरॉक्सिन एंड आयरन इन द कॉम्बिनेशन विद देम, ठीक है। तो एल्बुमिन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो किससे बाउंड होके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते हैं। उसमें आपका कौन सा एग्जाम्पल आता है, थायरॉक्सिन। जैसे थायरॉक्सिन का अगर ट्रांसपोर्ट कराना है मुझे, तो उसमें एल्बुमिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हो गया, आयरन हो गया, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मेनली एल्बुमिन या ग्लोबुलिन के माध्यम से होता है। वन क्लास ऑफ ग्लोबुलिन कार्ड इम्यूनोग्लोबुलिन हम कहते हैं, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा कौन सी ग्लोबुलिन होंगी, हमेशा मैं कहूंगा गामा ग्लोबुलिन होगा। प्लाज्मा प्रोटीन आल्सो मेंटेन द ब्लड पीएच बाय न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द बेस। दस दे एक्ट एज ए एसिड बेस बफर का भी काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो आपके एसिड बेस बैलेंस का काम करता है या ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एसिड। आपकी जो मेन प्रोटीन्स जो आपकी होती हैं वो आपकी मेंटेन करने का काम जो करती हैं वो आपकी प्लाज्मा की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। कंपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया, प्लाज्मा में जो कंपोजिशन है वो 55 से 60% है। वाटर सबसे ज्यादा होता है, 90 से 92% जो होता है वो आपका वाटर होता है। सॉलिड फॉर्म अबाउट 8% ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करोगे तो 7 से 8% आपको देखने को मिलेगा। वेरियस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी कि मिनरल सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें भी अवेलेबल होती हैं। ब्लड प्लाज्मा का रोल क्या है, तो प्लाज्मा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, जो कि आपने देख लिया बहुत सारे हार्मोन्स जो है, जिसमें से हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है थायरॉक्सिन मेंशन है, इसको हम याद रखेंगे। रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड इन द ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड का पीएच मेंटेन करने का काम करेगा, ये आपको याद रखना है। बॉडी की इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होगा यानी कि गामा ग्लोबुलिन होगा। प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस यानी कि ब्लड लॉस यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा, फाइब्रिनोजेन करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइब्रिनोजेन, जब आप ब्लड क्लॉटिंग पढ़े हो, मेरा चैप्टर एक अवेलेबल है, ठीक है, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग एग्जाम में आईसीएमआर की तरफ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा कंडक्टिंग हीट टू द स्किन और डिसिपिएशन में भी हेल्प करता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी। तो यहाँ पे जो तीन प्रॉपर्टी आपको जो मोस्टली आपको याद रखने हैं अपने टिप्स पर, वो आपको ट्रांसपोर्ट का याद रखना है, बॉडी की इम्यूनिटी को याद रखना है और ब्लड पीएच बैलेंस को आपको याद रखना है। बाकी तो कोई बात नहीं है। और इसके अलावा ब्लड लॉस, ठीक है, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके बाद जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरम क्या होता है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। तो सीरम जो होता है, अगर मैं प्लाज्मा में
क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, सीरम कहूंगा। यानी कि अगर मैं सीधा कहूं कि जो प्लाज्मा है, अगर उसमें से मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे सीरम मिल गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सीरम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर के पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, इस पार्ट को भी मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में कवर कर दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल हम उसी बात पे चर्चा करेंगे, फर्जी बातों पे यहाँ पे बातें नहीं होंगी। इसके बाद अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ आते हैं तो एरिथ्रोसाइट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। एरिथ्रोसाइट जो होता है इसको हम आरबीसी कहते हैं। मोस्ट न्यूमरस ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती हैं। दियर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हीम की बायोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था और मैंने जो क्वेश्चंस बनाए थे, कल का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। तो हीमोग्लोबिन जरूर पढ़ लीजिएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हम इसको बोल सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट जो होता है वो टोटल काउंट ऑफ आरबीसी कहलाता है। टोटल जितने एरिथ्रोसाइट पर माइक्रोलीटर में आपके बॉडी में ब्लड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल काउंट ऑफ आरबीसी कहते हैं। और ये जो वैल्यू होती है ये 5 मिलियन से 4.5 मिलियन इन एडल्ट मैन में होता है और वीमेंस में रेस्पेक्टिवली। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेंस में यानी कि पुरुष में जो है वो आरबीसी का नंबर ज्यादा है कंपेयर टू द विमेन। ठीक है, तो ये लॉजिक आप याद रखेंगे। और इसके अलावा ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी पर्सन में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड में पार्ट पार्ट पाया जाता है जो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरबीसी जो होती है उसकी लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, कल मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी दिया था। और इसके अलावा आईसीएमआर 2022 का क्वेश्चन भी है जहां पे उन्होंने 60 डेज दिया था और बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, तो वही ऑप्शन आपका गलत था। तो याद रखिए, कल मैंने क्वेश्चंस भी दिया और बच्चों ने बहुत गड़बड़ किया। तो थोड़ा सा आप लोग कन्वर्जन को भी याद रखिए। अगर 120 दिन अगर मैं इसको कह रहा हूं तो मैं इसको महीने में भी तो कुछ कह सकता हूं। यानी कि एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं तो मैं इसको 4 महीना भी तो बोल सकता हूं। तो क्या मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया था ऑप्शंस में? तो यानी कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का वो आंसर गलत हुआ था। तो इसी वजह से बहुत ही कन्वर्जन को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डेड आरबीसी आर फिल्टर्ड आउट बाय द स्प्लीन, इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो यानी कि जो आपकी डेड आरबीसी होती है, आरबीसी जो मरती जहां पे है उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन ऑर्गन में जाके उनकी डेथ होती है। तो इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और जैसा कि कुछ मैं बुलेट पॉइंट्स भी अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूं, तो वहां पे मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी भेजा था कि आपकी बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन होते हैं, एक आपका ब्रेन होता है बेटा और एक आपका स्प्लीन होता है। ये दो ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल रिसीव करते हैं ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके पास आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। स्प्लीन आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। दुनिया भर की चीजें हमने वैसे ही इसको हमने समझ रखा है, कहां पर, इम्यूनोलॉजी में। अब इसके बाद टोटल काउंट वुड भी लो हो जाता है। अनीमिया जब होता है तो आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। एंड आफ्टर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, अगर आपकी बॉडी में अगर आपको चोट लग गई है, जब आपकी बॉडी में अगर बहुत ज्यादा खून बहेगा तो क्या होगा, आरबीसी कम हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेक्टरी द एबनॉर्मल राइज इन द टोटल काउंट ऑफ द आरबीसी को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। टेक्निकल टर्म है, मेडिकल टर्म है, याद रखिएगा। आरबीसी का नंबर बढ़ना, यूजुअली आरबीसी का नंबर नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर एबनॉर्मली आरबीसी का नंबर आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया है तो हम इसको कहेंगे पॉलीसाइथीमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनीमिया जो होता है वो कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और हीमोग्लोबिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप विटामिन पढ़ेंगे तो मैंने आपको एक विटामिन का मेरा चैप्टर मिल जाएगा। और एनीमिया में जब आप फॉलिक एसिड की कमी से होता है वो आपका मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 से आपका परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन से आपका नॉर्मल एनीमिया जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार वापस से इसमें हाईलाइट करा देता हूं, जितने इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल वही बातों को हम समझेंगे। ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की अगर मैं टोटल आरबीसी काउंट की अगर मैं बात करता हूं तो अगर जितने भी आरबीसी पर माइक्रोलीटर आपके ब्लड में मौजूद है उनको हम टोटल काउंट ऑफ आरबीसी कहेंगे। महिलाओं में आरबीसी कम होता है, पुरुष में ज्यादा होता है। संख्या क्या होगा, सबसे मोस्ट एबंडेंट जो सेल्स हैं आपकी वो आपकी एरिथ्रोसाइट है, 5 बिलियन है, आपको याद रखना है। ठीक है, महिलाओं में ये 4.5 होता है। 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ द ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि आपको हेल्दी पर्सन में एक 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, या मैं दूसरे शब्दों में इसको 4 महीना भी कह सकता हूँ।
ठीक है। आरबीसी मरती कहाँ पर है? स्प्लीन में मरती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान ऑफ द आरबीसी, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है। दो ऑर्गन्स मेरे ऐसे हैं जो केवल और केवल प्योर ब्लड को रिसीव करते हैं, वो आपके ब्रेन और स्प्लीन होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आरबीसी में नंबर में कमी आ गई, ठीक है, एरिथ्रोसाइट में कमी आ गई, तो मैं इसको अनीमिया कहूंगा। इसके अलावा ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आपकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब होगा, कभी कभी अब नॉर्मली आपकी आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ठीक है। अब ये एनीमिया होने कम होने के दो तीन कंडीशंस हो सकते हैं: फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, हीमोग्लोबिन। तो फॉलिक एसिड से आपका मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है, विटामिन बी 12 आपके पर्नीशियस अनीमिया के रिस्पॉन्सिबल है, और अनीमिया जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के लिए है। बाकी यही कुछ चीजों को मैंने और भी यहाँ पे दूसरे बुक से उठाया है। तो एरिथ्रोसाइट्स जो होती है आपकी मोस्ट अबेंडेंट सेल्स हो गई, ये मैं याद रखूंगा। नंबर जो होता है वो हेल्दी पर्सन में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होगा। शेप और स्ट्रक्चर, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आरबीसी का क्वेश्चन आया था वहां पे शेप का भी क्वेश्चन था। तो जो मैमल्स की आरबीसी होती है, यानी जो हमारी आरबीसी होती है, वो बाई कॉनकेव शेप होती है। ठीक है। जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बाई कॉनकेव होता है, और हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स होता है। ठीक है। जबकि कैमल और लामा ये दो ऐसे स्पीसीज हैं जहां की आरबीसी क्या होगी? ओवल होगी, और इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है। दियर यूनिक शेप रिलेटेड टू दियर फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब आप ये भी कह सकते हैं, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी के पास क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, या कोई क्यों नहीं न्यूक्लियस है? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ऑक्सी क्योंकि इसके क्या करना है? आरबीसी में क्या है? आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है। तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के पास रहेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। ऑक्सीजन और CO2 याद रखिएगा। लोग हमेशा सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा सेल्स इसको बनाया है कि इसके में जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे या जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, उसको क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है, एज द आरबीसी लैक न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल, सो इट हेल्प इन द प्रोवाइडिंग मोर रूम, यानी कि ज्यादा स्पेस यहाँ पे मिला है इसको। मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे रेस्पायर एनारोबिकली। अब चूंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये रेस्पायर कैसे करते हैं? एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। एंड डू नॉट यूज अप एनी ऑफ द ऑक्सीजन दे कैरी, यानी कि जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उसको यूज नहीं करते हैं। सोचो कितने ज्यादा ही ये ईमानदार हैं, वफादार हैं, कि जो ऑक्सीजन को ये कैरी कर रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बाकी अभी आपका डीबीटी जीआरएफ में या सीएसआईआर में अभी क्वेश्चंस भी आया था कि आरबीसी में जो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। तो वो सारी चीजों को तुरंत रिकॉल होना चाहिए। और आरबीसी में आपका एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है। इसको अपना कार्य करने के लिए जिंक चाहिए होता है, विच प्ले अ रोल इन द कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा, ये आपका आरबीसी में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। ठीक है। एक्सक्लूसिवली आरबीसी में होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट, ये मैं लिख देता हूं, हालांकि बहुत घुमाएगा तभी देगा, स्मॉल अमाउंट ये आपको प्लाज्मा में भी देखने को मिलता है, लेकिन यूनिवर्सली जो होगा वो आपका आरबीसी में होगा। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या टिक करना है? आरबीसी टिक करना है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होगा पर 100 ml ऑफ द ब्लड के लिए होगा। आयरन प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन में, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, और आयरन हमेशा फेरस कंडीशन में होगा, यानी Fe+2 में होगा। फॉर्मेशन जो होता है उसको हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में भी होगा। आगे मैं बताऊंगा। अगर मैं एडल्ट की बात करता हूं तो ये हमारे रेड बोन मैरो में होगा। ठीक है। बाकी जब आप बच्चे रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, तो यॉर्क सैक वगैरह में भी सिंथेसिस होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो अब आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शंस क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन ऑफ द एरिथ्रोसाइट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेडली गिव्स अप इट्स ऑक्सीजन, टिश्यू को दे देगा, वेट यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी जो होता है वो आल्सो ट्रांसपोर्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी नहीं करता है, आरबीसी भी CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, और CO2 के ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू से लंग्स की तरफ। और CO2 इज कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन एज अ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है।
तो यानी कि एंजाइम्स में आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो जाएगा, और पिगमेंट जो कैरी करता है वो CO2 भी जो होता है वो कैरी करता है हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लाया हूं, जैसे हीमोपोइसिस टेक्निकल टर्म है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड को कहते हैं। अनीमिया क्या होता है? रिफर्स टू एनी कंडीशन इन विच देयर इज एब्नॉर्मली लो हीमोग्लोबिन। एनी कंडीशन जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन या कह लो आरबीसी की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और या तो फिर आपकी आरबीसी की मात्रा कम हो जाए, दोनों कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अनीमिया कहेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, डिफिशियंसी ऑफ द आयरन की कमी से होता है, जो कि इसेंशियल कंपोनेंट होता है आपके हीमोग्लोबिन का। तो जब आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे, और एक चीज याद रखना, हीम जो होता है ये आपका पोरफायरिन होता है, और ग्लोबिन जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आपका अनीमिया आ जाएगा। अनीमिया दो तरीके से हो सकता है बच्चा, दो तरीके में आपका कौन सा हो सकता है? या तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, और या तो आपकी बॉडी में आरबीसी का नंबर कम हो गया है। आयरन डिफिशियंसी अनीमिया सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो अनीमिया आपसे पूछेगा, तो हम क्या कहेंगे? आयरन की डिफिशियंसी से, क्योंकि हमको भी पता है कि जब हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमको वहां पे आयरन सेंटर में देखने को मिल रहा था। पर्नीशियस अनीमिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनीमिया है, जो कि आपके विटामिन B12 के डिफिशियंसी से होता है, और इसकी कमी से क्या होता है कि जो आपकी आरबीसी होती है उनका मैचुरेशन नहीं हो पाता है। तो हालांकि इतना डीप पे नहीं जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि पर्नीशियस अनीमिया, और एक वर्ड और याद रखिएगा, यहीं पर ही मैं आपको कलेक्ट करा देता हूं, एक आपने सुना होगा पर्नीशियस मलेरिया भी होता है। हालांकि मलेरिया चैप्टर को अभी मैं नहीं कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये वर्ड आया है तो याद रखना, पर्नीशियस मलेरिया जो होता है, आपके मलेरिया जो है, पहली बात तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, ये आपको तुरंत याद रखना है। और जो सबसे खतरनाक स्पीसीज होती है वो आपकी फ्लैसीपेरम होता है। तो पर्नीशियस मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करते हुए चलिए। इसके बाद अगर मैं विटामिन B12 की बात करता हूं, तो ये आपका कोबाल्ट होगा, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेज में होगा, साइनो कोबालामिन इसीलिए इसका नाम होता है। अब यहां तक कहानी को हमने समझ लिया है, तो मैं इसको शॉर्ट में ही यहां तक पढ़ाता हूं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम WBCs के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो बहुत शानदार कंटेंट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ताकि इतनी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके जा सको, ठीक है। बाकी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके रिगार्डिंग और भी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आपको बताई जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व करा दिए। पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड जो है वो आपका 7.4 होता है। बाकी यहाँ पे हमने समझ लिया, दुनिया भर की कहानी हम नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं कि जो ब्लड है वो मेरा क्या है, मेरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कंपोजिशन हमने समझ लिया, एरिथ्रोसाइट WBC समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमने वाटर कंटेंट जान लिया, किस तरीके से प्लाज्मा का रोल है जान लिया, सीरम को जान लिया, ठीक है। और हमने आरबीसी के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन को समझ लिया है। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।